हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वह है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यदि हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो उसके द्वारा 5 कार्य किए गए थे उसी के लिए उसको याद भी किया जाता है। अब यदि हम यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करते हैं तो हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसे फखरुद्दीन मोहम्मद जौना खान के नाम से भी जाना जाता था तथा उलुग खान के नाम से भी उसे हम जानते हैं। अब यदि बात किया जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विषय में तो वह उत्तराधिकारी रहा था गियासुद्दीन तुगलक का, जो तुगलक वंश का संस्थापक रहा था। पूरा जो उसका कार्यकाल था वो 1335 से 1351 ईस्वी तक का रहा था और इस पूरे ही कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि इसे 2 पार्ट में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1325 से 1335 और दूसरा 1335 से 1351। 1325 से 1335 का जो काल था इसे हम इनोवेशंस के काल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि उसने जितने भी उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसके विषय में उसने कार्य किया था और उन्नति के रास्ते पे अपने शासनकाल को ले जाने का प्रयास किया था। और दूसरा जो काल था 1335 से 1351 का, यह हम कह सकते हैं कि परिणामों का काल रहा था, जिस समय हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी उसके द्वारा जो 5 कार्य थे या 5 जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे उसका परिणाम वह खुद ही उसको झेल रहा था, उसका सामना किया और यही शायद हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में तुगलक वंश के पतन का कारण भी बना। अब जब हम पहले काल के आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो 1325 से 1335 का जो ईस्वी रहा था, जिसमें उसने 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसका उल्लेख बर्नी भी करता है। ये 5 कार्य थे: द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, दूसरा राजधानी स्थानांतरण, तीसरा सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, चौथा खुरासन अभियान और 5वां कराचिल का अभियान। अब मैं एक एक करके आपसे इसके विषय में जितने भी उसके 5 महत्वपूर्ण कार्य रहे थे उसके विषय में बात करूंगी। पर इसके पहले यहाँ पे मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना चाह रही हूँ कि जितने भी अलग अलग इतिहासकार हैं उसका अलग अलग राय रहा है उसके नेचर को लेकर के या उसके क्वालिटीज को लेकर के। जैसा कि हमें उल्लेख मिलता है कि जो वुल्सले हेग है वो उसे जीनियस बताते हैं। एडवर्ड थॉमस, हैवल, वी.एस. स्मिथ, इन लोगों के द्वारा जो है इसे, जिसका कि सबसे पहले एफिल स्टोन ने चर्चा किया था कि उसमें डिग्री ऑफ इनसैनिटी रहा था, इसी का समर्थन किया गया था एडवर्ड थॉमस के द्वारा, हैवल के द्वारा और वी.एस. स्मिथ के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इतिहासकारों के मध्य में भी इसके जो क्वालिटीज रहे थे उसको विषय के भी लेकर के हम लोगों के समक्ष मतभेद आता है। परंतु यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि उसका कभी कभी हमारे सामने जो मत आता है वो यह है कि वो समय से आगे का सोचता था, बहुत ही वाइज था, किसी भी प्रकार से उसे इंसेन नहीं कहा जा सकता है। परंतु बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो उसे मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स भी कहते हैं, या फिर जैसे ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि जितने भी उसके गुण थे अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस रहे थे। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपसे बात करूंगी जो उसके 5 कार्य थे उसके विषय में। जैसे द्वाब का जो क्षेत्र रहा था उसमें उसने कर वृद्धि की थी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि द्वाब क्षेत्र में जो उसने कर वृद्धि की थी उसके लिए उसने क्या क्या कार्य किए थे। सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि द्वाब का जो क्षेत्र है वहां पे कर वृद्धि वो 50% कर दिया था। दूसरा जो क्षेत्र लिया गया था द्वाब का वो 60 स्क्वायर मील का रहा था। बहुत सारे अधिकारियों की वहां नियुक्ति की गई थी जिसमें कि 1000 शिद्दर, 100 सर्वर थे। अलग से विभाग की निर्माण भी यहाँ पे की गई थी जिसे दीवानी कोही के नाम से जाना जाता है। जितने भी शिकदर थे उसके प्रधान को शिकदरी शिकदरान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि गुप्तचरों को भी लगाया गया था कि जितना भी उस क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसकी सूचना सुल्तान तक पहुंचाने के लिए। हमें यहाँ पे फरिश्ता के द्वारा यह उल्लेख मिलता है कि वो 200 टका का यहाँ पे
पैसा लगाया था द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, या जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि द्वाब में किस प्रकार से कर वृद्धि की जाए। हालांकि हमें यह भी उल्लेख मिलता है कि 70 लाख टका जो है वो निर्धारित किया गया था द्वाब क्षेत्र में इस कार्य को करने के लिए। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों आखिर में द्वाब क्षेत्र में अचानक से कर वृद्धि की उसे सूझी, तो सबसे पहला यहाँ पे जो कारण आता है वो यह है क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ था, या जब उसके माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी हत्या की थी, तो बहुत सारे सोने चांदी सिक्कों का वो वितरण किया था, ठीक अलाउद्दीन खिलजी के ही प्रकार जितने भी आमिर थे और जनता के बीच में, जिस वजह से राजकोष खाली हो गया था। दूसरा कि उस समय में बहुत सारे उसके अभियान भी हो रहे थे और साम्राज्य विस्तार कर रहा था, इसके वजह से भी उसे पैसे की आवश्यकता थी। तो ये तो हुआ कि आपके क्या कारण रहे थे जिसके वजह से वो कर वृद्धि करना चाह रहा था। यहाँ पे एक और हमें उल्लेख मिलता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी के तरह ही इसी क्षेत्र में 2 और कर लगाया था, जो घराई और चराई का, मतलब यहाँ पे जो घर पे कर लगाया जाता था वो घराई, और जो पशु थे उस पे जो टैक्स लगाया जाता था वो था चराई का। और ये दोनों ही करों को किसानों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी पसंद नहीं किया गया था, परंतु इसे फिर से यहाँ पे लगाया गया था। हालांकि इब्न बतूता कहते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा जितना कर लगाया गया था 50% और ग्रेजिंग टैक्स और घराई चराई दोनों जो टैक्स लगा था, ये कहीं भी 50% से अधिक नहीं था। परंतु ये पूरा का पूरा जो इसका एक्सपेरिमेंट था द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि का, वो विफल हो गया था। अब यहाँ पे अगर इसकी चर्चा की जाए कि आखिर में ये विफल क्यों हुआ था, तो सबसे पहला इसलिए क्योंकि किसानों की सहमति इस कार्य योजना की तरफ थी ही नहीं पूर्ण तरीके से। दूसरे जो अधिकारी लगाए गए थे इस कार्य में वो भ्रष्ट थे। तीसरा हमें यह देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी था वो बहुत अधिक एफिशिएंट नहीं था कि इस कार्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करवा सके। इसको असफल होने के वजह से जो इसका प्रभाव पड़ा या ये हुआ था, एक तो हम यहाँ पे देखने को हमें मिलता है कि द्वाब में जिस समय ये एक्सपेरिमेंट लागू किया था मोहम्मद बिन तुगलक, वो समय ही गलत था, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, जमीन अपना उर्वरा शक्ति खो चुका था, लोग अकाल झेल रहे थे, और उसी समय ये एक्सपेरिमेंट को लागू किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जितने पैसे वो जो देता था ऋण के रूप में किसानों को अनाज के लिए और मवेशियों की खरीदारी के लिए, वो वहां पे अपने खान पान में उसका खर्च कर दे रहे थे। अब जितने मेजर्स के बारे में बात किया जाए कि क्या वो कदम उठाया था कि किसानों को इसमें जो है हम देखते हैं कि उसे सफलता या किसानों की मदद करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक जो है वो ऋण देता था जिसको सोनधर कहा जाता है, वो टैक्सेशन यहाँ पे वो लोन के तौर पे जो दिया था, जितने भी टैक्सेशन लगाए गए थे उससे किसानों को उबारने के लिए, परंतु इसका जो है उपयोग किसान अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए करने लगे थे। उसी प्रकार कुओं को खुदवाया गया था, ऋण प्रोविजन के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जितने भी वहां पे जो सामान जरूरी सामान था जो किसानों के बीच में वितरण किया जा रहा था, उसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इकट्ठा किया गया था। और हमें यहाँ पे ये भी उल्लेख मिलता है कि दिल्ली के नजदीक ही जो है वहां पे वो शिफ्ट कर गया था स्वर्ग द्वारी नाम के एक जगह पे, जहां पे जाकर के वो किसानों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रहा था। तो एक प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है कि जो ये द्वाब कर का जो वृद्धि हुआ था ये असफल हुआ था और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हुए थे। अब इसके जो तिथि में कि आखिर ये कब हुआ था द्वाब का एक्सपेरिमेंट, इसको लेकर के भी विवाद है। हमें यह देखने को मिलता है कि बर्नी जो है वो इसका कोई डेट ही नहीं देते हैं। इब्न बतूता इसका इस इंसिडेंट का कोई जिक्र ही नहीं करते हैं। फरिश्ता और बदौनी इनके द्वारा जो डेट दिया गया है वो 727 हिजरी का और 730 हिजरी का दिया गया है, और बदौनी का जो डेट है उसे वुल्सले हेग मानते हैं, जिस कारण इसका तिथि का अनुमान लगाया जाता है कि वो 1333-34 में हुआ था। बर्नी यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का उल्लेख करते हैं जिसका नाम है दीवान ई तल्ला। ये जो है जितने भी 100 से अधिक माना जाता है कि जो उपदेश आते थे शासक का, उसकी पूर्ति करने का काम ये विभाग किया करता था। और जो उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो राजधानी परिवर्तन का था, जो कि 1326-1337 में तक में हुआ था। राजधानी परिवर्तन में मोहम्मद बिन तुगलक ने
दिल्ली से अपने राजधानी का स्थानांतरण किया था। दिल्ली से देवगिरी में, देवगिरी का नाम बाद में बदल करके दौलताबाद रख दिया गया था। अब इस कार्य योजना को सफल बनाने के लिए उसके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो यह था कि जो सरहा कहा जाता है, जो 700 मील का डिस्टेंस था दिल्ली और देवगिरी के बीच में, वहां पे लगातार जो है शिविर लगाए गए थे, पानी पीने का इंतजाम किया गया था, गुप्तचरों की नियुक्ति की गई थी। लगातार वहां पे यह देखा जा रहा था कि किसी प्रकार से लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और देवगिरी शिफ्ट करने का उसका कार्य योजना मोहम्मद बिन तुगलक का सफल हो, इसके लिए वो कार्य कर रहा था। अब यहाँ पे कि क्यों, आखिर में कारण क्या रहे थे जिसके वजह से उसको राजधानी परिवर्तन का सूझा या उसके बारे में उसने सोचा। तो पहला यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो उस समय दिल्ली की जनता, जो खल्क जिसको कहा जाता है, इसामी के द्वारा ये नाम का उल्लेख मिलता है खल्क का, जिसमें उसका कहना है कि दिल्ली जनता की जो है वो अविश्वसनीय हो गई थी उस समय। दूसरा, क्योंकि जो साउथ का एक प्रकार से जो धन संपदा था वो बहुत आकर्षित कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक को। तीसरा, जो देवगिरी का मौसम था, वहां का खेती बाड़ी और वहां पे जो रहने वाले लोगों की धन संपदा से वो बहुत अधिक आकर्षित हुआ था। चौथा, वह चाह रहा था कि दोनों जगह दिल्ली और दौलताबाद में उसका कंट्रोल रहे। पांचवा, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मंगोल आक्रमण लगातार हो रहा था दिल्ली और उसके आसपास के उत्तर पश्चिमी सीमा के आसपास के क्षेत्र में, उससे वो वहां से हटना चाह रहा था और दौलताबाद में अपना कैपिटल को शिफ्ट करना चाह रहा था। दूसरा, एक और कारण जो दिया जाता है राजधानी परिवर्तन के लिए, वो ये दिया जाता है कि जो यहाँ पे मुस्लिम जनता का जनसंख्या बहुत ही कम था दक्षिण भारत में, उसको न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था वो पॉपुलेशन को, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को उत्तर और दक्षिणी दिशा में। यह भी एक कारण बताया जाता है जिसके वजह से उसने दिल्ली परिवर्तन के विषय में सोचा। अब यहाँ पे जैसा कि इतिहासकारों के विषय में यदि बात किया जाए, उनका अलग अलग मत है इसको लेकर के, राजधानी परिवर्तन को भी लेकर के। जैसे कि यहाँ पे अहिया बिन सिरंदी जो है वो कहते हैं कि जो कर वृद्धि हुई थी और अकाल पड़ा था उसके वजह से जनता उसके खिलाफ हो गई थी और वो राजधानी परिवर्तन के विषय में सोचा। दूसरा जो हमें उल्लेख मिलता है इब्न बतूता का, उसका कहना है कि रात के समय में जो चिट्ठियां गुप्त तौर पे राजमहल में भेजी जाती थी, जनता के द्वारा फेंकी जाती थी, जिसमें बहुत भद्दे लैंग्वेज का यूज होता था, इसके कारण भी वो अपने राजधानी परिवर्तन के लिए सोचा। हालांकि हमें यह देखने को मिलता है जो अभी के कंटेम्पररी जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे मेहदी हुसैन, के निजामी, रोमिला थापर, इनका ये मानना है कि जो राजधानी परिवर्तन हुआ था, परंतु सिर्फ ये ऐसा नहीं था कि दिल्ली से उसको स्थानांतरित किया जा रहा था, दोनों ही कैपिटल्स उसके रहे थे, दिल्ली भी और दौलताबाद भी। और इसका जो है समर्थन एक हमें पता चलता है अल खल्का शंडी से भी, जिसमें कि यह उल्लेख हमें मिलता है या इससे जानकारी मिलती है कि जो है यहाँ पे दो स्थानों पे, दिल्ली में भी और दौलताबाद में भी, एक ही प्रकार के सिक्के मिले हैं जिसमें अरबी में अंकित है तख्तगाई दिल्ली और तख्तगाई दौलताबाद। इसका उल्लेख जो मिलता है तो इससे कहा जाता है कि दोनों ही जो जगह थे, दिल्ली और दौलताबाद, दोनों ही उसके राजधानी रहे थे। अब इसके परिणाम क्या हुए, अगर इसके विषय में बात किया जाए तो परिणाम ये रहा था इसका कि जो पूरा कैपिटल शिफ्ट हो गया था दिल्ली से दौलताबाद, जो उसका प्रयास था वो विफल हुआ। एक तो है कि दिल्ली इस समय सुरक्षित ही नहीं रह जाता अगर दौलताबाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाता कैपिटल को, क्योंकि दिल्ली में कंट्रोल, दिल्ली में राजधानी होने से कंट्रोल बना हुआ रहता है उत्तर पश्चिमी दिशा में भी और बंगाल के क्षेत्र में भी और पंजाब के क्षेत्र में भी, तो यहाँ पे यहीं पे ये विफल हो जाता है। दूसरा, हमें जो जानकारी मिलता है कि हाँ इसके क्या परिणाम रहे थे, वो यह रहा था कि पूरा जो है उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी था वह ही चरमरा गया इसके कारण, क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी थे वो उसके साथ में शिफ्ट होने के लिए दौलताबाद चले गए, जिस वजह से जो उत्तरी दिशा में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो यहाँ पे हमें मिलता है जानकारी की ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ही खराब होने की स्थिति में चला गया था। अब यहाँ पे अगर असफलता की बात की जाए तो यह असफल इसलिए भी हुआ क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ जो है जनता को ही नहीं, पूरे जो अमीर वर्ग के लोग थे सभी को अपने साथ में वो शिफ्ट करना चाह रहा था, जो कि बहुत ही गलत एक डिसीजन था। अगर आगे चल करके देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे और अमीर वर्ग के लोग,
वो अपने आप ही उसके साथ में दौलताबाद में शिफ्ट हो जाते। और जनता को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि क्यों उन्हें अपने घर को छोड़ के, जमीन छोड़ करके वो जाना नहीं चाह रहे थे दक्षिण भारत में, वहां के माहौल से अवगत नहीं थे, जिस वजह से अपने स्थान को और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अब जो थर्ड उसका एक्सपेरिमेंट था या कार्य, ये कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा का, जिसका डेट 1329 से 1330 का रहा था। इसमें इसके कार्यों को लेकर के मुद्रा प्रणाली को एडवर्ड थॉमस नाम के इतिहासकार हैं, जो इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा को क्यों लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, यदि इसके विषय में हम बात करते हैं तो जिसके कारण रहे थे वो यह रहा था, पहला कि 3,70,000 सेना के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। दूसरा, बहुत सारे वैदेशिक जो है प्रचार वो अपना या प्रसार करना चाह रहा था, जैसा कि फरिश्ता ने उल्लेख किया है। इस वजह से भी उसने यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को लाने का काम किया। तीसरा जो है, ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि वो इनोवेशंस की तरफ जाना चाह रहा था या किंग ऑफ इनोवेशंस की तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा था और मुद्रा प्रणाली में नाम कमाना चाह रहा था। दो शासक थे, चाइना के कुबलई खान और फारस के घई काटू। इन दोनों ने सांकेतिक मुद्रा को अपनाया था और बहुत सफल रहा था वहां पे, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भारत में उसे लागू करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर में कौन कौन से कार्य उसके द्वारा किए गए थे। तो पहला था कि वो दिनार, जो स्वर्ण मुद्रा थी, 200 ग्राम या ग्रेन का उसका वैल्यू था, वो लाया। और अदली जो चांदी का सिक्का था, जो 140 ग्रेन का रहा था। और तीसरा एक हमें जानकारी मिलता है चांदी के नए सिक्के का, जिसका नाम था ससगनी, उसको भी चालू किया था या उसे लागू करने का प्रयास किया था। फरिश्ता एक नए सिक्के का उल्लेख करते हैं जिसका नाम है बिरंज। वो एक एलॉय था कॉपर, जिंक और टिन का। अब यहाँ पे उसका जो क्यों आखिर में सांकेतिक मुद्रा लाने का सोचा, तो अभी के कंटेम्प्रेरी हिस्टोग्राफर हैं जिनका नाम है ईश्वरा टोप्पा, उनका कहना है कि चांदी की किल्लत हो गई थी, जिसके वजह से वो तांबे और कांसे के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ करवाना चाह रहा था। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि आखिर में जो सांकेतिक मुद्रा लाने का वो प्रयास किया था वो क्यों किया था, तो ये पहला तो हो गया कि चांदी के माना जाता है कि चांदी का किल्लत हो गया था। दूसरा कि अतिरिक्त बहुत बोझ पड़ रहा था सरकार पे सोने और चांदी के सिक्कों के वजह से, जिसके वजह से उनका वैल्यूएशन को भी वो घटा करके, स्पेशली जो चांदी का सिक्का था उसका वैल्यूएशन को घटा करके वो तांबे के सिक्कों के बराबर लाने का प्रयास किया था, ताकि जो है लोगों को भी आसानी हो और राजकोष पे भी अतिरिक्त बोझ इसका नहीं पड़े। परंतु यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि यह भी जो एक्सपेरिमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक का, वह भी असफल हो गया था। अब इसके पीछे वजह क्या रहे थे? इसके पीछे जो वजह था वो ये था कि उस समय जितने भी व्यापारी थे, स्पेशली जो ईरानी और इराकी व्यापारी, वो इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्येक जो घर था वो बिल्कुल कहा जाता है कि वो टकसाल में परिवर्तित हो गया था। जितने भी उस समय जो व्यापार से जुड़े हुए लोग थे वो इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक प्रकार से लोगों का साथ नहीं मिला, भ्रष्टाचार व्याप्त था साम्राज्य में, कोई भी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था कि इसको कंट्रोल किया जा सके, जिस वजह से यह भी जो कार्य था मोहम्मद बिन तुगलक का वो विफल हो गया। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों कार्यों का ही हम कह सकते हैं उसको बढ़ाने का काम खुरासन अभियान ने किया था। खुरासन अभियान था क्या एक्चुअली? ये खुरासन के जो शासक थे सुल्तान अबू सैद, उनके खिलाफ में एक त्रिगुट तैयार हुआ था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? वह थे मोहम्मद बिन तुगलक, ट्रांस ऑक्जेनिया के शासक तारमाशरीन और मिस्र के सुल्तान। ये तीनों इसके खिलाफ, जो अबू सैद थे खुरासन के जो सुल्तान, उसके खिलाफ में अभियान लाने का प्रयास किया, परंतु ये प्रारंभ होने से पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि तारमाशरीन को अचानक से उसके राजगद्दी से हटा दिया गया था। बहुत बड़ी एक सेना को लेकर के गया था इस अभियान के लिए, जिसमें कि इब्न बतूता हालांकि इसके विषय में कोई भी हमें जानकारी नहीं देते हैं, कोई उल्लेख इसका नहीं करते हैं। यहाँ पे जो खुरासन का जो अभियान हुआ था, इसमें उस समय का विफलता का इसका जो कारण रहा था वो ये रहा था कि जो उस समय का वहां का मध्य एशियाई राजनीति था उसे अनभिज्ञ था। जितनी सेना थी उसे हिमालय और हिंदू कुश तक ले जाना बहुत संभव नहीं था। किसी भी प्रकार से गुप्तचर प्रणाली को यहाँ पे नहीं स्थापित किया जा सकता था।
मौसम का सामना बहुत सारे सैनिक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अभियान को सफल बनाया ही नहीं जा सका। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि खुरासन अभियान का ही परिणाम कराचिल का अभियान रहा था। इसके स्थान को लेकर के कि आखिर ये कराचिल था कहाँ, इसके विषय में भी मतभेद है इतिहासकारों के बीच में। कराचिल अभियान, अगर यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आखिर में कराचिल अभियान वो किया क्यों, क्योंकि 3,70,000 सैनिकों को खुरासन के अभियान में लगाया गया था। अचानक से सारे सैनिक बेरोजगार हो गए थे, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी को नियंत्रण में लाने के लिए कराचिल का अभियान लागू किया गया था। हालांकि 1 लाख के करीब सैनिकों को उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर भेजा गया था और जितने भी इलाकों को वहां पे स्थापित किया गया था हिमालय के कुछ तलहटी के क्षेत्रों में, परंतु फिर भी सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए कराचिल अभियान को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे अगर कराचिल अभियान के विषय में बात किया जाए इसके क्षेत्र के विषय में, तो मेहदी हुसैन जो इतिहासकार है उनका कहना है कि कराचिल जो है वो कुरमाची या कुमाऊं गढ़वाल जो क्षेत्र, कुमाऊं जो है उसका पुराना नाम है और ये कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र था जहां पे राजपूत शासक रहते थे। ये ऐसा नहीं था कि ये चीन का क्षेत्र था और सैनिक चीन की ओर बढ़े थे। गार्डनर ब्राउन नाम के इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि हिमालय के कुल्लू और कांगड़ा क्षेत्र को ही हम कराचिल के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पे कराचिल अभियान को लेकर के बहुत स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है और ये भी असफल ही हुआ था क्योंकि सैनिक जो है उस समय प्लेग के वजह से, ठंड मौसम के वजह से बहुत सारे सैनिक मारे गए थे रास्ते में ही और ये कभी भी ये सफल हुआ ही नहीं था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ये सारे ही जितने भी कार्य हुए थे, सारे एक्सपेरिमेंट्स ये विफल हुए थे। इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि ये अतिरिक्त एक बोझ का कार्य किया था राजकोष पे भी और जो प्रशासनिक तंत्र था उस पर भी। पर ये विशेष भी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल को, क्योंकि जितना अधिक इन 5 कार्यों को लेकर के या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के विषय में हम कह सकते हैं इतिहासकारों के बीच में इसकी चर्चा होती है या जितने अलग अलग मत हमारे सामने आते हैं, ऐसा किसी अन्य शासक के हम लोग देखते हैं कि विषय में देखने को नहीं मिलता है। अब जब हम बात करते हैं कि लगातार जितने भी ये 5 कार्य हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के, इसके अलावा हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे वो अभियानों में भी लगा रहा था और बहुत सारे विद्रोहों से भी उसे, आंतरिक विद्रोहों से भी उसका सामना उसको करना पड़ा था। और यही विद्रोह के कारण ही एक टागी नाम का था विद्रोही, जिसको दंडित करने के लिए वो लगातार उसका पीछा भी कर रहा था, जिस कारण बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई थी। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल विशेष जरूर रहा था, परंतु जो उसके 5 कार्य थे उसे बहुत सारे उससे अलग अलग नाम से भी, या इंसेन हो या मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स हो या कॉन्ट्रास्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हो, उसके नाम से भी इसे याद किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपसे इस विषय में बात की है वो आपके लिए मददगार साबित होगी। इसके विषय में मैं अपने ब्लॉग पे पोस्ट करूंगी। मेरे ब्लॉग का एड्रेस है @toppers touch। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मैंने इसमें यहाँ पे चर्चा की है वो जितने भी यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं और वेरियस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मदद प्रदान करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विद मी। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल।